जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत दर्शन एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें भारत के सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को जानने की कोशिश करेंगे और उसमें खास करके उन बातों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है जो किसी भी राज्य में या तो फिर जो सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है उसमें राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावे जिस राज्य को हम पढ़ रहे हैं या भारत दर्शन में जिस राज्य को जानने की कोशिश करेंगे तो उस राज्य में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी राज्य का हम दर्शन करेंगे और एक एक राज्य को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन सभी को हम समझेंगे, तो उससे हम पूरा भारत का दर्शन कर लेंगे और भारत का दर्शन के साथ साथ भारत को हम संपूर्ण रूप से जान पाएंगे। तो इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी एग्ज़ाम पर्पस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे एक समझ विकसित हो, बस ये मेन पॉइंट है इस सीरीज को चलाने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत दर्शन का पहला सीरीज में प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश को समझेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले रखें क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा राज्य है और उसके बाद देखेंगे तो ये सबसे चर्चा में रहा। हाल फिलहाल में देखेंगे तो ये कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा तो उत्तर प्रदेश ही रहा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो जो सदियों से चला आ रहा विवाद, लैंड का विवाद था, जो भूमि विवाद था अयोध्या का, तो वो तो सुलझ गया। उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि जो 5 अगस्त 2020 ईस्वी का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा जहाँ पे भूमि पूजन हुआ जो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने का, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश बहुत चर्चित रहा है। और आगे देखेंगे तो ये इसलिए भी चर्चित रहा है क्योंकि यहाँ पे जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उनका जो काम, उनके करने की तरीके हैं, तो उनसे भी ये राज्य बहुत चर्चित रहता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल, ऐतिहासिक पार्ट, इकोनॉमी पार्ट और उसके बाद पर्यटन स्थल, उससे संबंधित और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होगा, कला संस्कृति, सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे और एक एक पार्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत दर्शन का प्रथम सीरीज में उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का पहले हम भौगोलिक स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो उसमें कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ये उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा भारत का जो मैप है उसमें देखेंगे तो कर्क रेखा बीच में से होकर गुजरी है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश उस कर्क रेखा से पूरा ऊपर में स्थित है, उत्तर की ओर स्थित है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है उत्तर प्रदेश, वो पूरी तरीक़ा से उत्तर में है। तो ये ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। अब ये इम्पॉर्टेंट होता है इसके बाद कि इसकी सीमा, जो इसका सीमा है वो कितने राज्यों से बनता है और कौन सा देश से बनता है। तो देखिए 9 राज्य और 1 देश से बनता है। एक्चुअली में 9 राज्य नहीं है, वो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसकी सीमा बनता है, तो इस तरह से वो 9 हो जाता है। और एक नेपाल जो देश है उसका एक बड़ा सा सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है, तो इस तरह से ये समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज में लिखा हुआ है कि कौन सा राज्य और देश है जिससे सीमा बनाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पे ये पूर्व साइड में बिहार से सीमा लगता है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो इस एरिया में झारखंड से सीमा लगता है। यहाँ पे उसके बगल में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से सीमा लगता है। फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश की सीमा है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद इधर देखेंगे तो राजस्थान से सीमा बनता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हरियाणा से सीमा बनता है और इसी के बीच में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, थोड़ा सा छोटा सा, वो भी यहीं पे सीमा लगता है। उसके बाद ऊपर में जाएंगे तो राजस्थान के बाद अगर हरियाणा हुआ, हरियाणा के बाद अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सीमा बनता है हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश के बाद आएंगे तो उत्तराखंड जो इसी से कट के बना था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये उत्तर प्रदेश से ही कट के बना था उत्तरांचल, बाद में उत्तराखंड हो गया, तो ये भी यहीं पे सीमा बनाता है। और ये जो बड़ा पार्ट दिख रहा है ऊपर वाला वो नेपाल से सीमा साझा करता है। तो इस तरह से देखेंगे तो 9 राज्य मतलब कि 8 राज्य
एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल किससे इसकी सीमा लगती है। तो ये थोड़ा सा समझेंगे। तो ये यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। देखिए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। एक्चुअली में जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। लगभग 20 करोड़ की इसकी जनसंख्या है। बहुत सारे देश अगर विश्व में आप पढ़ेंगे तो 20 करोड़ से जनसंख्या कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक राज्य है जो जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो ये चौथा सबसे बड़ा देश है, और सबसे बड़ा राज्य है चौथा। तो देखिए इसके पहले कौन सा राज्य है तो देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो चौथा नंबर में किसका आता है तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझ लेंगे, सबसे बड़ा जिला जो उत्तर प्रदेश का होता है वो लखीमपुर खीरी एक जिला है जो यहाँ पे बीच में पड़ता है और ये नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे लखीमपुर खीरी को। उसके बाद सबसे छोटा जो जिला है वो है भदोही, और ये भदोही जो जिला है वो संत रविदास नगरी से कहा जाता है, और ये पहले बनारस का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पे देखेंगे तो ये पार्ट में पड़ता है। तो भदोही जो जिला है वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कहाँ पे है तो भदोही जिला संत कबीर दास नगरी से कहा जाता है, और ये बनारस में से का हिस्सा हुआ करता था पहले, अब ये अलग हो गया है। तो ये सबसे छोटा जिला है भदोही। अब आगे आएंगे तो इसका जलवायु देखेंगे तो जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी है। एक्चुअली में देखेंगे तो विषुवत रेखा के बाद मेरे तरफ में जो देखेंगे तो भारत से होकर जो गुजरी है वो कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र पड़ता है वहां तक उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है। तो ये भी कर्क रेखा के आसपास वाला ही क्षेत्र में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ऐसे ज्योग्राफी पूरा पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से समझेंगे, लेकिन फिर अभी हम केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद वर्षा देखेंगे तो यहाँ पे वर्षा बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, उधर से यहाँ पे वर्षा होता है। और सर्वाधिक जो वर्षा होता है वो पूर्वी क्षेत्र में होता है यहाँ पे। और सबसे जैसे जैसे हम आते हैं पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा उत्तर प्रदेश में कम होते जाता है। तो ये ज्योग्राफिकल रीजन है, वो हम ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे जो मानसून को पढ़ेंगे तो डिटेल से समझेंगे। बस अभी हम इतना ही जान लेते हैं। उसके बाद नदी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो नदी देख लेंगे, जैसे गंगा नदी जो है इसका सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में ही है, और सबसे बड़ा जो शहर है गंगा नदी पर ही बसा वो है कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो एक इलाहाबाद भी है जिसको अभी तो प्रयागराज बोला जाता है, और उसका नाम बदल दिया गया प्रयागराज। तो लेकिन देखेंगे तो कानपुर जो शहर है वो सबसे बड़ा शहर है किस पर, यहाँ पे गंगा नदी पर, और सर्वाधिक गंगा का विस्तार उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये भी बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यमुना, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, वो भी उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। इलाहाबाद प्रयागराज में ये मिलती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद गोमती, जो लखनऊ इसी पर बसा हुआ एक शहर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी पर बसी हुई है। तो बहुत लोग गंगा नदी पर मार देता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। गोमती नदी पर लखनऊ बसा हुआ, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद घाघरा है, शारदा है और राप्ती, ये सब नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, जो पूछा करता है एग्जाम में। तो आई होप यहाँ तक ये ज्योग्राफिकल पार्ट जो उत्तर प्रदेश से बनता है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक पार्ट को। देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये इतिहास बहुत पुराना समय से चलेगा। जैसे इसको बोलेंगे तो राम भूमि भी का भी स्थली रहा है, उसके बाद कृष्ण की भूमि का भी स्थली रहा है। उसके बाद अगर आगे धर्म में आएंगे तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी संबंध यहाँ से रहा है। उसके बाद हम उसी तरह से आगे आएंगे तो वैदिक काल का भी संबंध, आर्यों के समय का संबंध, हड़प्पा सभ्यता का भी संबंध इस क्षेत्र से काफ़ी रहा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मध्यकालीन में समय में आएंगे तो
दिल्ली सल्तनत और मुग़ल समय का भी बहुत बड़ा एरिया यहाँ से रिलेट होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद आधुनिक भारत में आएंगे तो यहाँ पे 1857 का क्रांति, जो बहुत बड़ा क्रांति हुआ था, कानपुर भी यहीं पे पड़ता है। उसके बाद झांसी का क्षेत्र जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व की थी, लखनऊ का क्षेत्र भी यहीं पर पड़ता है जहाँ पे बेगम हजरत महल वहाँ से नेतृत्व की थी। तो इस तरह से देखेंगे तो इतिहास इसका बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे उतनी बातों को जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा करता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका ऐतिहासिक महत्व इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास में जानेंगे, पहले देखेंगे तो ये वैदिक सभ्यता की जन्मस्थली भी इसे कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि वैदिक सभ्यता की जन्मस्थली किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। श्री राम का जो संबंध है वो यहीं से है, जो अभी हम बताए थे कि 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ और राम मंदिर की बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो वो यहीं पे है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, अयोध्या नगरी है वो जहाँ पे राम जन्म लिए थे, तो ये थोड़ा माइंड में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे तो श्री कृष्ण का भी जन्मभूमि यहाँ पे रहा है, उनका भी संबंध यहाँ से रहा है, तो वो मथुरा नगरी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो प्रमुख स्थली रहा है कौशाम्बी, वो भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तो इस तरह से देखेंगे तो प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्षेत्र ये इतिहास से जुड़ा रहा है, धर्म से जुड़ा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इसको। उसके बाद आगे आते हैं उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन जो हुआ है उसको हम देखेंगे। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन खास करके उत्तर प्रदेश वाले लोगों को पूछा जाएगा, तो इसे थोड़ा सा देख लेंगे। 1834 ईस्वी में ये आगरा प्रेसिडेंसी हुआ करता था उत्तर प्रदेश, उसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ। उसके बाद 1836 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी प्रांत हो गया, कौन? उत्तर प्रदेश। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 1836 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी प्रांत हो गया ये उत्तर प्रदेश। 1858 ईस्वी में आएंगे तो अवध प्रांत हो गया। देखिए, एक्चुअली में 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें सर्वाधिक जो सैनिक भाग लिए थे वो अवध के ही थे, तो 1858 ईस्वी में ये अवध प्रांत हो गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 1902 ईस्वी में ये देखेंगे तो क्या हो गया था, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत हो गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ये उत्तर प्रदेश के नाम से अस्तित्व में आया, तो थोड़ा सा यहाँ पे माइंड में रखेंगे। एक्चुअली में जो गणतंत्र हुए थे उससे 2 दिन पहले ये उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था उत्तर प्रदेश के नाम से, तो इस तरह से क्रम चला। उसके बाद आगे आएंगे तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड, एक्चुअली पहले इसका उत्तरांचल नाम था, अभी उत्तराखंड हो गया, तो निर्माण हुआ इसी से उत्तर प्रदेश से कट के, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य था उत्तर प्रदेश से, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं प्रमुख स्मारक जो उत्तर प्रदेश में है और एग्जाम में पूछा करता है, तो ये सभी को के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इसको। देखिए, यहाँ पे आगरा का किला शाहजहां ने बनाया था बेगम हजरत महल के याद में, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद अकबर का मकबरा जो आगरा में है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद झांसी का किला झांसी में है, जो राजा वीर सिंह देव के द्वारा बनाया गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, जो किसी भी राज्य के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और ये तो सब जगह पूछा जाएगा, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूछा जाएगा, सभी जगह पूछा जाता है कि यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करती है। यूनेस्को के बारे में बहुत सारा चर्चाएं कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है, तो यहाँ से भी कुछ जो स्मारक हैं उनको और कुछ किले हैं उनको घोषित किया है, तो देख लेंगे कौन कौन सा है। तो जो ताजमहल है
इसको सबसे पहले घोषित किया गया था 1983 ईस्वी में। आगरा का किला है उसको भी 1983 ईस्वी में घोषित किया गया था, और फतेहपुर सीकरी का जो है उसको भी घोषित किया गया था यहाँ पे 1986 ईस्वी में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 1983 ईस्वी में देखेंगे तो जो अजंता एलोरा की गुफा है वो महाराष्ट्र में है, तो उसको भी घोषित किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश हम पढ़ रहे हैं इसीलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं कला संस्कृति। कला संस्कृति में आ जाते हैं मुख्य जो नृत्य है, जो सब जगह पूछा जाता है। यहाँ का नृत्य आप मध्य प्रदेश का भी एग्जाम देंगे, राजस्थान का भी दे, या फिर भारत का कोई भी एग्जाम दे, तो वो सब जगह पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहाँ का नृत्य। जैसे कजरी, एक है रासलीला, एक है छोरा, एक है नौटंकी, एक है चारकुला। देखिए चारकुला जो नृत्य है वो वज्रभूमि से संबंधित है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि चारकुला नृत्य किससे संबंधित है, तो वज्रभूमि से संबंधित है यहाँ पे। उसके बाद प्रमुख जो लोक गीत है यहाँ का वो बिरहा है, तो वो थोड़ा सा माइंड में रखेंगे यहाँ पे कि प्रमुख लोकगीत कौन सा है, बिरहा है। चलिए हम आगे देखते हैं, अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो देखिए ये प्रमुख जनजाति है। एक्चुअली में यहाँ पे जनजातियों की संख्या तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ भी कुछ जनजातियाँ हैं जो खास करके झारखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया में जो लगे हुए ज़िले हैं वहाँ पे जनजाति काफ़ी देखे जाते हैं। उसके बाद ऊपरी वाला जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पे भी जनजाति देखे जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ जनजाति है तो उसको थोड़ा सा रखेंगे ध्यान में। तो जैसे चेरो जनजाति है, उसके बाद थारू, जो थारू जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति है और ये पर्वतीय क्षेत्र में रहती है। उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है जो नेपाल बॉर्डर में पड़ता है, तो उस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। उसके बाद एक राजी है, जौनसारी भी है, बनरावत यहाँ पे एक जनजाति है। देखिए बनरावत जनजाति है वो सबसे छोटी जनजाति है उत्तर प्रदेश को, और एक है बुक्सा, ये भी जनजाति है। अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है सोनभद्र, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजाति हैं। एक्चुअली में कारण क्या है कि देखेंगे तो सोनभद्र का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। जैसे आपका बिहार से भी बनाता है, तो बिहार में तो ज़्यादा जनजाति नहीं है, लेकिन उसके बगल में झारखंड से बनाता है, उसके बगल में छत्तीसगढ़ से भी बनाता है, और उसके बगल में मध्य प्रदेश से भी बनाता है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये जो राज्य हैं इनमें ज़्यादातर जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इस राज्य में का जो जिला है सोनभद्र, उसमें सर्वाधिक जो जनजातियों की संख्या है वो कहाँ पे है, तो सोनभद्र में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं राजकीय प्रतीक जो इस राज्य का है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप दूसरे राज्य का भी एग्जाम देते हैं तो ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का वृक्ष, राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक है। तो ये थोड़ा सा पूछा जाएगा, तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले राजकीय पशु जो है इसका बारहसिंगा है, जो हिरन जैसा होता है उसका 12 सींग होता है, तो देखे होंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो राजकीय पक्षी जो है इसका सारस है, राजकीय पुष्प जो है वो प्लास है, राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है, राजकीय खेल है वही है जो देश का है, मतलब हॉकी, और उसके बाद राजकीय नृत्य जो है वो कथक है। एक्चुअली में एक कथक है और एक कथकली है। देखिए कथकली जो है वो केरल का है, और यहाँ पर देखेंगे तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, और ये राजकीय नृत्य भी है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। देखिए उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे राज्यों में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वैसा तथ्य है जो पूछने लायक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे। तो गोविंद बल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री थे, और अभी वर्तमान में आप लोग जानते हैं जो बहुत फेमस हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और यहाँ की राज्यपाल जो वर्तमान में हैं वो आनंदीबेन पटेल जो गुजरात से हैं।
तो ये भी इसलिए फेमस हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे उनका निधन हो गया, तो लालजी टंडन का, तो उसके स्थान पे इन्हीं को वहाँ का पदभार दिया गया है, आनंदीबेन पटेल को। तो इसीलिए थोड़ा सा वो भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ इसलिए भी ये फेमस है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखने वाला ये बात है कि जो भारत के प्रथम मुख्यमंत्री जो महिला बनी थी वो उत्तर प्रदेश की ही थी, सुचिता कृपलानी यही बनी थी। और सरोजिनी नायडू जो प्रथम राज्यपाल भी बनी है भारत में, तो वो यही बनी थी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और ये भी सारा जो यहाँ पे अंक में जो दिया हुआ है वो बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि ये इसमें सब में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का होता है। जैसे विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 403 है। विधान परिषदों की संख्या कितना है, तो विधान परिषदों की संख्या कितना है, तो 100 है, तो वो भी ध्यान में रखेंगे, वो सर्वाधिक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो सर्वाधिक यहीं से चुन के आते हैं, कितना 80। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 30, जो यहाँ से सर्वाधिक चुन के आते हैं। तो इसमें प्रथम स्थान सब में उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद आगे देखेंगे तो उच्च न्यायालय जो है इसका इलाहाबाद बहुत बड़ा उच्च न्यायालय है ये, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसका एक खंडपीठ भी है जो इसकी राजधानी लखनऊ में है। अब यहाँ पे ये तो राज्य व्यवस्था से रिलेटेड हो गया। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी, मतलब इसका अर्थव्यवस्था को देखते हैं उत्तर प्रदेश का। तो देखिए गंगा और यमुना नदी के होने के कारण यहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ है, और ये काफ़ी उपजाऊ के होने के कारण यहाँ पे एक बड़ा जो हिस्सा है जनसंख्या का वो कृषि में संलग्न है, मतलब लगा हुआ है, जिसमें लगभग 65%, 65% आबादी है वो कृषि में लगा हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे उत्तर प्रदेश से। और जो प्रथम स्थान है इसका कृषि क्षेत्र में, तो देखिए यहाँ पे गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, और उसके बाद आम के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। तो गेहूं, गन्ना, आलू और आम के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, किसका, उत्तर प्रदेश का। और दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आगे देखेंगे तो धान और सब्जी का जो उत्पादन होता है उसमें बंगाल जो है उसके बाद इसका स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद सर्वाधिक जो सिंचाई होता है वो नलकूपों से होता है उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत में जाएंगे तो तालाब से होता है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पे नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। उसके बाद जनसंख्या यहाँ पे देखेंगे, जनगणना जो उत्तर प्रदेश का हुआ था उसको थोड़ा सा देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे इसकी जनसंख्या जो है वो कितना है, तो 19.98 करोड़, मतलब लगभग 20 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। अगर देखेंगे तो लिंगानुपात यहाँ पे 912 है, जो काफ़ी कम है। 1000 पुरुषों पर मात्र 912 महिलाएं हैं। यहाँ पे थोड़ा सा महिलाओं को शिक्षा के प्रति थोड़ा कम ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका सुधार हो रहा है। उसके बाद देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 829 है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 829 जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद यहाँ पे साक्षरता दर देखेंगे तो 67.78% है, वो भी थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। उसके बाद ग्रामीण जो जनसंख्या है वो काफ़ी यहाँ पे निवास करती हैं जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में, 77.73%, और शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो 22.27% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो इलाहाबाद है, जिसको हम प्रयागराज अभी कहते हैं। लगभग यहाँ पे 59 लाख आबादी यहाँ पे निवास करती हैं। और उसके बाद आगे देखेंगे तो सबसे कम वाला जो जिला है महोबा इसका है उत्तर प्रदेश का। सबसे अधिक साक्षर जो जिला है गौतम बुद्ध नगर, इसको IT सिटी भी बोलते हैं, और ये यहाँ पे इसी को नोएडा भी बोलते हैं। तो ये सबसे अधिक साक्षरता दर वाला है, और सबसे कम है साक्षरता दर वाला श्रावस्ती। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना, जो उत्तर प्रदेश से बहुउद्देशीय परियोजना है वो किसी भी राज्य में पूछा जाता है।
तो यही 5 परियोजना है जो पूछा जाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे रामगंगा परियोजना जो है वो रामगंगा नदी पर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद माता टीला परियोजना बहुत फेमस है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो बेतवा नदी पर है। उसके बाद है बाणसागर परियोजना सोन नदी पर। उसके बाद शारदा परियोजना वो है गोमती नदी पर। उसके बाद रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। तो ये आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य। और ये उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किसी भी राज्य का एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो, सब जगह पूछा जाता है। तो देखिए, दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का है जो टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। ये इसकी स्थापना हुआ था 1977 में, लखीमपुर में है ये। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चंद्रप्रभा जो है वो चंद्रप्रभा भी वन्यजीव अभयारण्य है ये, और ये चंदौली में है, 1977 में बना था। उसके बाद किशुनपुर, ये किशुनपुर जो है वो बहुत फेमस है, ललितपुर नगर में है, और ये वन्यजीव अभयारण्य है, और 1972 में ये बना था। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य और वन्यजीव विहार इसको बोल सकते हैं, ये ललितपुर में है और 1977 में बना था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, कैमूर वन्यजीव विहार जो या अभयारण्य बोलिए, ये है, ये मिर्जापुर में है, सोनभद्र में, 1982 में बना था। इसके बाद हस्तिनापुर है वन्यजीव अभयारण्य, और ये हस्तिनापुर जो है वो बहुत बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, मतलब सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का। तो इसका क्षेत्र देखेंगे तो ये 1986 में तो बना था, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत सारा जिला में है, जैसे मेरठ, गाजियाबाद, फिर बिजनौर, और उसके बाद ज्योतिबा फूले नगर। तो ये सब में फैला हुआ है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। तो ये आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हैं जिसका नाम बदला था, और कुछ स्थान है उसको देखेंगे। ऐसे बहुत सारा नाम बदला है, लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्थल और उसके बाद कुछ शहर का देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको देखेंगे और उसके बाद आगे समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो फैजाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। बरेली जो एयरपोर्ट था उसका नाम अभी कर दिया गया है नाथ नगरी एयरपोर्ट। तो ये भी फेमस है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगरा का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदल कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। तो ये भी बहुत फेमस है। उसके बाद हजरतगंज जो चौराहा था वो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी में, यहाँ पे लखनऊ में, तो उसका नाम बदल कर दिया गया है अटल चौक। तो ये जो नाम बदला है आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारा नाम बदले हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट रखे हैं। उसके बाद आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो फेमस है, किसी भी एग्जाम में पूछा करता है, उसको देखेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो लखनऊ में है। तो ध्यान में रखेंगे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो लखनऊ में है। यहाँ पे एक है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी में है, ये भी फेमस है, तो इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। और उसके बाद अनुसंधान केंद्र यहाँ पे बहुत फेमस है, एक भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। एक्चुअली में गन्ना का उत्पादन जो है सबसे अधिक जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ इसकी राजधानी में है। और चीनी अनुसंधान केंद्र देखेंगे तो कानपुर में है और उत्तर प्रदेश में है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक प्रमुख शहर जो किस किस क्षेत्र के लिए प्रमुख है वो फेमस है, उसको देखेंगे। तो देखिए रबड़ उत्पादन जो है, रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है गाजियाबाद। तो ध्यान में रखेंगे गाजियाबाद। उसके बाद कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है सहारनपुर। और उसके बाद कांच उत्पादन के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद, ये बहुत फेमस है फिरोजाबाद का कांच, तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लकड़ी के जो खिलौने हैं उसके लिए कौन सा फेमस है, तो वाराणसी और मेरठ, ये यहाँ पे लकड़ी के बहुत अच्छे खिलौने बनाए जाते हैं और इसके लिए फेमस है। पीतल के जो मूर्ति बनता है उसके लिए मथुरा फेमस है, और दिया सलाई के लिए बरेली फेमस है। तो आई होप यहाँ तक
जो फेमस शहर हैं किस क्षेत्र के लिए, वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रमुख खनिज, एक्चुअली में देखें तो उत्तर प्रदेश में खनिज ज़्यादा नहीं पाया जाता है। यहाँ पर कृषि के लिए उपजाऊ भूमि तो पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखें तो खनिज नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। जो क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगते हैं उन क्षेत्रों में कुछ खनिज पाया जाता है, और लेकिन और क्षेत्रों में खनिज नहीं पाया जाता है। मतलब जो पठारी क्षेत्र जो देखेंगे तो उसमें पाया जाता है उत्तर प्रदेश का कुछ खनिज, जैसे चूना पत्थर। तो चूना पत्थर यहाँ पे जो मध्य प्रदेश और झारखंड के क्षेत्र में टच करता है एरिया उत्तर प्रदेश का, वहाँ पाया जाता है। जैसे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो जिला है वहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। फिर देखेंगे डोलामाइट जो है वो बांदा जो है, बांदा एक एरिया है जिला, और एक सोनभद्र है वहाँ पे पाया जाता है। एक्चुअली में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जिलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, 75 जिले हैं। तो ये डोलामाइट जो है बांदा और सोनभद्र में पाया जाता है। और उसके बाद यूरेनियम जो है वो ललितपुर में पाया जाता है, और कोयला जो है वो सोनभद्र में पाया जाता है। तो इस तरह से एक कम समय में हम कोशिश किए कि उत्तर प्रदेश का जो बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है उसको समझें और जानें, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि भारत दर्शन जो ये सीरीज चलेगा उसमें सभी राज्य का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो, जो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें से ही होना चाहिए, ऐसा प्रयास रहेगा इस सीरीज का। तो आई होप ये उत्तर प्रदेश का सीरीज आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लगेगा, पसंद लगेगा और ये अच्छा चलेगा तो फिर हम इसी तरह से सीरीज पूरा कंप्लीट करेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को। तो चलिए आज के लिए यही छोड़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट में मिलेंगे हम नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट भारत दर्शन के सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद।